मुल्क के बहुत बड़े ब्रांड से कुछ दिन पहले उसे फैशन शूट की ऑफ़र आई थी और उसके मुताबिक आज उसका शूट था। आज जहाँ वो तैयार बैठी थी, ब्लैक जीन्स पहने जो उसके जिस्म पर काफ़ी तंग थी, और उसके साथ ही वो ब्लैक टॉप पहना हुआ था जिसकी आस्तीन सिरे से गायब थी, सिर्फ ब्लैक स्ट्रिप लगी थी। उसके ऊपर वो ब्लैक कोट अपने कंधों पर डाले हुए थी जो उसके बरहना बाजुओं को छुपा गया था। मेकअप आर्टिस्ट उसके खूबसूरत चेहरे को मज़ीद खूबसूरत और उसकी ड्रेसिंग की तरह बोल्ड बना रही थी, जबकि पीछे एक मर्दनुमा औरत खड़ी उसके बालों को संवार रही थी और वो खुद अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो उसे अंदर आने की इजाज़त दी उसने। शीशे से नज़र आते शख्स को देख अरीशा के लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। हे ब्यूटीफुल, कैसी हो? शेज़ ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा और पिछले सोफे पर जा बैठा, जबकि वो भी अब तैयार खड़ी थी। एक नज़र खुद को देखते वो मुस्कुराई थी, मगरूर मुस्कुराहट। फिर उसने पलटकर शेज़ को देखा। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? शेज़ ने उसे देखते कहा तो वो एक अदा से मुस्कुराई। जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। फिर पलटकर खुद को आईने में देखा। एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए, शेज़ ने उसे देखते हुए कहा तो एक अदा से मुस्कुराई थी वो। जवाब देना उसने ज़रूरी नहीं समझा। फिर पलटकर खुद को आईने में देखा। एक ऑफ़र आई है तुम्हारे लिए। शेज़ ने उसके मगरूराना तासुरात को देखकर बात जारी रखी तो उसने आईने से ही उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कैसी ऑफ़र? वो अपने बालों को अपने हाथ से ठीक करते पूछने लगी। पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस अवार्ड फंक्शन होने वाला है जिसके लिए वो किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहते हैं, और तुम्हारा तो आजकल हर जगह चर्चा है, इसलिए चाहते हैं कि तुम उनके फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर आओ। शेज़ ने ऊपर से नीचे तक उसका गहरी नज़रों से जायज़ा लेते तफसील से उसे बताया तो वो खामोशी से उसे सुनने लगी। लेकिन मैंने ऐसे कोई बिजनेस अवार्ड फंक्शन पहले अटेंड नहीं किए कभी, अरीशा ने बिना उसे देखे कहा तो वो मुस्कुराया। अरे ब्यूटीफुल, वहाँ कुछ नहीं करना, बस वहाँ तुम स्पेशल गेस्ट होगी और बस जैसे वो कहें उस बिजनेसमैन के हाथ में जाकर उसको अवार्ड थमा देना है। अरीशा कुछ लम्हे सोचती रही, फिर फैसला करती शेज़ की तरफ मुड़ी। ठीक है, मेरी तरफ से रजामंदी जाहिर कर देना। आज का पूरा दिन मसरूफ़ है मेरे लिए, तो तुम ज़रा ये देख लेना और बाकी डिटेल्स मुझे कल दे देना। वो शेज़ को कहती बाहर रवाना हुई, जबकि शेज़ ने मुस्कुराते उसे बाहर जाते देखा। एक बार तुम हाथ आ जाओ बस, तुम्हारा ये सारा गरूर एक झटके में तोड़ दूंगा मैं। शेज़ शेज़ के इरादे उसी की तरह नापाक थे जिनसे अरीशा नावाकिफ़ थी। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडी, कैसी हैं आप? अलमीर ने वीडियो कॉल की थी दादो को। वो भले उनसे दूर था लेकिन पूरी कोशिश करता था कि उन्हें किसी किस्म की कमी महसूस ना हो उसकी। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, 8 महीने हो गए लेकिन तू अभी तक नहीं आया, बस फ़ोन पर अपनी शक्ल दिखा देता है। दादो ने नम आंखों से उससे शिकवा किया तो वो गहरा मुस्कुराया। अरे माय लेडी, क्या करूं, मेरी जॉब ही ऐसी है, आपको तो अब आदत हो जानी चाहिए ना यार। अलमीर की बात पर दादो ने नरोठेपन से चेहरा मोड़ा। वैसे मैं आपको सरप्राइज़ देने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देख रही, अलमीर ने अफसरदा लहजे में कहा तो दादो के कान लफ्ज़ सरप्राइज़ पर खड़े हुए। अच्छा बता, कैसा सरप्राइज़ है? उनको जज्बाती होते देख अलमीर मुस्कुराया। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट जिस पर न जाने कितनी लड़कियां दिल हार जाती थीं। कुछ दिनों में वापस आ रहा हूँ मैं, और इस बार लंबे अरसे के लिए आऊँगा। अलमीर की बात पर दादो के चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी छाई थी। तू सच कह रहा है बेटा? तू वाकई वापस आ रहा है? कब? दादो ने नम आवाज़ में पूछा तो अलमीर ने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। ये तो नहीं बताऊँगा, और इस बार तो शादी करके ही जाऊँगा मैं, इसलिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले मेरे लिए। पूरे 5 मिनट बड़ा हूँ मैं जावियार से और 28 साल का होने वाला हूँ यार, क्या कमारा मारेंगी मुझे? अलमीर ने आखिरी अल्फाज मसनूई रोती शक्ल बनाकर कहे तो दादू खुलकर हंसी थी। नहीं मेरा बच्चा, तू आजा, फिर देखना सबसे खूबसूरत लड़की अपने बेटे से शादी करवाऊंगी मैं। तू बस वापस आजा, फिर देख मैं तेरी सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कराऊंगी, दादू ने प्यार से कहा तो वो दांतों की नुमाइश करता मुस्कुराया। वैसे अगर आप चाहें तो मैं यहीं से कोई पटा कर ले आता हूँ। अलमीर सिकंदर पर लड़कियां मरती हैं, एक कान के नीचे लगाऊंगी अगर तूने ऐसा कुछ सोचा भी। इस घर में बहुएं सिर्फ मेरी पसंद की आएंगी, दादो ने भवें चढ़ाते कहा तो अलमीर का कहकहा गूंजा था। अच्छा ऐसा है, तो फिर
जावियार को कुछ क्यों नहीं कहती, वो तो मलेशिया को लेकर पूरे शहर में घूमता है, अपनी गर्लफ्रेंड बताता है उसे। अलमीर ने मुंह बनाते सवाल किया तो दादो भी संजीदा हूँ, वो कुछ भी कह ले, लेकिन उस नकचड़ी को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। दादो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ऐसी लड़की उनकी बहू बने जो अपने से कमतर लोगों को हकीर समझती हो, जो अपने पैसे पर फख्र करती हो। अरे माय ब्यूटीफुल लेडी, आप फिक्र ना करें, अलमीर सिकंदर बहू आपकी पसंद की ही लाएगा, लेकिन ज़रा जल्दी करें, मेरी उम्र निकली जा रही है यार। अलमीर ने मसनूई परेशानी से कहा तो दादो हंसती उससे बातें करने लगी और फिर अलमीर की छेड़खानी दादो से लंबी चलती रही। उसे यहाँ आए 3 घंटे हो गए थे। यहाँ लाते उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जबकि वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो खुदकुशी नहीं कर रही थी। वो इंसान झूठ कह रहा था, लेकिन सब अपने कामों में कान बंद किए लगे रहे, कोई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो रोने लगी थी, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। जहन के पर्दों पर उस शख्स का अक्स लहराया। हनम को नफरत हुई थी उस इंसान से। दिल ही दिल में वो उस शख्स को बेशुमार गालियों से नवाज चुकी थी। अपनी अना में डूबा वो मगरूर इंसान उसे इतनी छोटी सी बात पर यहाँ बंद कर आ गया था। वो कैसे बाहर निकलेगी यहाँ से, कौन बचाएगा उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ए लड़की, चलो उठो, तुम्हारी कंप्लेन वापस ले ली गई है, एक औरत ने आकर उससे कहा तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई, हैरानगी से उसे देखने लगी। किसने करवाई मेरी बेल? जिन्होंने तुम्हारी कंप्लेन की उन्होंने वापस ले ली, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आइंदा ऐसे अमीरों से मत भिड़ना, ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह होगा। लॉकअप खुलते ही वो फ़ौरन बाहर आ गई थी। अपनी फाइल्स और बैग उठाती, अपने आंसू पोंछते खामोशी से वहाँ से निकल गए। आसमान की तरफ शिकवा कुना नज़रों से उसने देखा। हमेशा मेरे इम्तहान लेते हैं आप, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? वो हानम आफंदी को मुफ्त का माल समझकर इन जैसों को थमा देते हैं। बुड़बुड़ाते हुए वो फुटपाथ पर आई, आंखें फिर उसकी हरकत का सोचकर नम होने लगी। मैं भी हानम आफंदी हूँ, इसका बदला मैं इस कंची आंखों वाले जल्लाद से ज़रूर लूँगी। हानम तेज़ आवाज़ में बुड़बुड़ाती खुद से तहैया करते घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि आज का पूरा दिन तो पहले ही बर्बाद हो चुका था उसका। जब उसका फ़ोन बजा, हेलो हीरो, कैसे हो? अपनी परेशानी छुपाते मुस्कुराकर उसने पूछा तो जायान की बाँछें खिली। वो हानम आपी, आप आज अगर फ्री हैं तो घर आ जाएं, दादो आपको याद कर रही थी बहुत, और मैं भी, जायान ने कहा तो हानम ने कुछ सोचकर उसे हामी भरी। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये कहते उसने फ़ोन रख दिया कि अचानक उसे चक्कर आने लगे। वो सर थामती रुकी और बैग से कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी, जब सामने उसे एक छोटा सा ढाबा नज़र आया। समोसे लेते वो रिक्शा रोकते उसमें बैठी और सिकंदर हाउस के लिए रवाना हो गई। आज वो फिर सिकंदर हाउस में मौजूद थी जब दादो और जायान उसकी तरफ आए, जबकि आज वजाहत साहब भी घर पर मौजूद थे। अरे हानम बेटा, कैसी हो? दादो ने हानम के चेहरे पर प्यार करते उसे गले से लगाया तो वो बमुश्किल मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ दादो, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, जैसे तुम कल छोड़कर गई थी। हानम मुस्कुराई तो जायान भी उसके पास आया। हाय हन्ना मापी, कितनी देर लगा दी आपने, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। जायान की बेसब्री देख वो अपनी परेशानी भूलती उसे देख कर खुश हुई। इतनी बेसब्री से क्यों इंतज़ार कर रहे थे हीरो? मैं कौन सा कोई हीरोइन हूँ जो तुम मेरी राहें तक रहे थे? हानम दादो का हाथ थामती आगे बढ़ी तो वजाहत साहब को देखकर वो रुकी, फिर सवालिया नज़रों से दादो को देखने लगी, जबकि वजाहत साहब उसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। यकीनन वो उसे पहचान चुके थे, क्योंकि कल से दादो और जायान उसके किस्से सुना सुना कर वजाहत साहब को पका चुके थे। ये मेरा बेटा है और जायान का बाप वजाहत। दादो ने तारुफ करवाया तो हानम नरमी से मुस्कुराई, सलाम करते उनके सामने सर झुकाया। सलाम का जवाब देते वजाहत साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने माँ जी की जान बचाकर हम पर एहसान किया। वो उसके शुक्रगुजार थे, जबकि हानम उनकी बात सुनते मुस्कुराई। कोई बात नहीं अंकल, ये मेरा फ़र्ज़ था, दादो की जगह कोई भी होता मैं यही करती। हानम ने सिदके दिल से कहा तो वो मुस्कुराए। अब मुझे समझ आया कि माँ और जायान एक ही दिन में तुम्हारे इतने दीवाने कैसे हो गए, तुम हो ही इतनी अच्छी। वजाहत साहब ने हल्के से कहका लगाते कहा तो हानम झींपती सर झुका गई। मैं नहीं, बल्कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, सबसे ज़्यादा आपकी दादो। आपके पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ के पास हूँ। मेरा दिल करता है बस आपके साथ रहूं मैं। शुरू के अल्फाज वो मुस्कुराते हुए, जबकि आखिरी अल्फाज वो दादो के गले लगती नम आवाज़ में बोली। पता नहीं क्यों उसे इतना रोना आ रहा था, बस उसका दिल चाह रहा था कि कोई उसके पास और वो गले लगकर उसके बेतहाशा रोए, लेकिन कोई था ही नहीं।
लेकिन कोई था ही नहीं जो उसे सहारा देता। इतने सालों से वो खुद को खुद ही संभालती हुई आई थी, लेकिन आज दादू की आगोश मिलते ही उसका दिल चाह रहा था कि वो बस यहीं छुपी रहे। शायद आज जो उसके साथ हुआ था उसे सोचकर भी उसका दिल भर आया था। वो बिना आवाज़ के हिचकियों से रोने लगी थी कि अचानक उसे रोता देख दादू और जायान और वजाहत साहब परेशान होने लगे। बेटा, हानम क्यों रो रही हो? बेटा संभालो खुद को। दादू घबराती उसे लिए सोफे पर आ बैठी, जबकि जायान भी परेशान सा खड़ा उसे देख रहा था। हानम खुद को संभालते आंसू पोंछने लगी और दादू की आगोश से दूर हुई। वो मैं कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो गई आज, सॉरी। हानम ने रोते हुए हंसते हुए कहा। शायद वो शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी। कोई बात नहीं मेरी जान, जब दिल करे मेरे पास आ जाया करो। मैंने तो तुम्हें कल से अब तक इतना याद किया। मुझे तो तुम मेरे पोतों की तरह अजीज़ हो गई हो। दादू ने वापस उसके गिर्द बाजू हाइल करते उसे खुद से लगाया तो वो भी उनमें छुप गई। हानम आपी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी थी, लेकिन अगर आप इस तरह रोएंगी तो मैं नहीं बताऊंगा फिर। जायान ने मुंह बनाते कहा तो हानम आंसू पोंछती मुस्कुराई, जबकि वजाहत साहब भी उसे मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुराए और सामने सोफे पर बैठ गए। अरे हीरो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाओ। अरे हाँ भाई, हो गई मैं चुप, अब बोल भी लो, मेरे सब्र का पैमाना मत नापो अब। हानम ने झुंझुला कर बोला कि रोने से अब उसकी सुनहरी रंगत सुर्ख हो गई थी और अब गुस्सा होने लगी थी। दादू ने भाई से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि आप अपनी सीवी लेकर आज ही उनके ऑफिस आ जाएं। जायान ने कहा था कि हानम आंखें फाड़ती उसे देखने लगी, फिर अचानक दांतों की नुमाइश करती चीखी, क्या तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब है तुम्हारे भाई मुझे अपनी कंपनी में जॉब देंगे? हानम ने खुशी से पूछा तो जायान ने फ़ौरन सर इस बात में हिलाया। आप बेफिक्र हो जाएं, बस अपनी जॉब पक्की समझें, क्योंकि आपकी सिफारिश हमारी ग्रेट दादू ने की है और भाई दादू की कोई बात नहीं टालते। जायान ने हानम के हाथ में ऑफिस का कार्ड थमाते दादू के कंधे पर बाजू हायल किए तो वो भी मुस्कुराती हानम को देखने लगी। हाँ बेटा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे यकीन है तुम लगन से काम करोगी और वहाँ भी सबका दिल जीत लोगी। दादू ने उसके गाल पर हाथ रखते प्यार से कहा तो वो फिर से नम आंखों से मुस्कुराती ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिला गई। आपका बहुत शुक्रिया दादू, आपको नहीं पता मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत थी। बस यूँ समझ लें कि मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आई हैं आप। हानम ने कहा तो दादू ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा। शायद अल्लाह ही हमें मिलाना चाहता था, शायद यही किस्मत थी बेटा, मेरे रब ने तुम्हारी किस्मत इसी घर में खोलनी थी। दादू ने बहुत गहरी बात कर दी जो हानम के सर से गुजर गई। वो अपनी खुशी में मगन हो चुकी थी। मैं आज ही जाती हूँ दादू इस पते पर, फिर जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगी, हानम कहती उठ खड़ी हुई। जब दादू ने इस बात में सर हिलाया, मैं भी भाई को कॉल करके बता दूंगा कि आप आज ही आएंगी, जायान ने कहा तो वो भी इस बात में सर हिलाती दादू और उससे मिलती वजाहत साहब को सलाम करते वहाँ से रवाना हुई जहाँ उसकी किस्मत ने उसे ले जाना था। जावियार अपने कैबिन में आता कोट उतार कर अपनी चेयर पर हैंग करते बैठा, फिर कुछ ज़रूरी फाइल्स का मुताला कर ही रहा था जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। जायान का नाम पढ़ते उसने रिसीव किया। भाई, वो मैंने आपको सुबह वाली बात याद दिलाने के लिए कॉल की है, जायान ने कहा तो जावियार ने फाइल से नज़रें उठाते सामने शीशे की ग्लास पर नज़रें जमाई, जहाँ से पूरा स्टाफ काम करता नज़र आ रहा था, लेकिन बाहर के लोग उसे नहीं देख सकते थे। यारम और जावियार दोनों के ऑफिस एक ही जैसे थे। कौन सी बात? जावियार ने पुरसोच लहजे में पूछा। भाई, जो दादू ने सुबह आपसे कहा था, हानम आपी की जॉब की बात की थी ना यार, जायान ने चिढ़कर कहा तो जावियार ने खौफ से आंखें बंद कर ली। हाँ याद है मुझे जायान, मुझे तुम्हारी वो मुंह बोली आपी, लेकिन वो आई नहीं आज। जावियार ने वापस फाइल्स के ऊपर नज़र डालते हुए कहा। भाई, वो किसी काम में फंस गई थी इसलिए लेट हो गई, वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकली हैं, बस पहुंचती ही होंगी, जायान ने कहा तो जावियार के माथे पर बल पड़े। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? ये कोई वक्त है उसका ऑफिस आने का? जो भी प्रॉब्लम थी आई डोंट केयर, लेकिन इंटरव्यू का वक्त ख़त्म हो चुका है, उससे कहो कि अब कल आए, जावियार ने संजीदगी से कहा तो जायान ने रोनी शक्ल बनाकर दादू को देखा और नफ़ी में सर हिलाया, जबकि दादू उसके हाथ से फ़ोन छीनते खुद कान से लगा गए। क्या हुआ बेटा जावियार? हानम अभी आ रही है, तुम सब देख लेना। दादू की आवाज़ सुनकर जावियार ने गहरी सांस भरी। दादू, टाइमिंग्स ओवर हो चुकी हैं, आप उससे कहें आज नहीं कल आए, उसने कदरे नरमी से कहा तो दादू को गुस्सा आने लगा। नहीं, वो अभी आ रही है, तू देख लेना बस, मुझे नहीं पता लेकिन उसे ये जॉब मिल जानी चाहिए। जावियार ने 2 उंगलियों से सर थामा। देखें दादू, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका इंटरव्यू यारम लेगा और अगर उसकी स्किल्स होंगी तो ही वो उसे जॉब देगा
और आप जानती हैं यारम को, वो किसी भी अरे गहरे को उठाकर जॉब नहीं देता। ऐसे तो कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं इस कंपनी में काम करने के लिए। ज़ावियार ने तसल्ली से उन्हें समझाना चाहा, क्योंकि यहाँ वो वाकई कोई सिफारिश नहीं कर सकता था। ये रुतबा, ये कंपनी, ये सब कुछ उससे ज़्यादा यारम की मेहनत का नतीजा थे। भले यारम जताता नहीं था, लेकिन वो ज़ावियार ये बात अच्छी तरह जानता और मानता था। लेकिन ज़ावियार ये अच्छी तरह बात जानता भी था और मानता भी था, इसलिए वो अपने दोस्त का हर फैसला सबसे पहले रखता था। वरना ज़ावियार तो शुरू से ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। वो चाहता तो खुद अपनी कंपनी खड़ी कर सकता था, लेकिन नहीं, ये कंपनी उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर खड़ी की थी। ये नाम उसने अपने दोस्त के होते हुए हासिल किया था और वो अपनी दोस्ती में गद्दारी नहीं कर सकता था। दादो भी ज़ावियार की बात सुनती यहाँ खामोश हुई थी, तो ज़ावियार ने भी उनकी खामोशी महसूस की। बाकी आप फिक्र ना करें दादो, अगर उस लड़की में क्वालिटीज़ होंगी तो वो ज़रूर ये जॉब हासिल कर लेगी। ज़ावियार ने उम्मीद दिलाई तो वो मुस्कुराई। ठीक है बेटा, फिर आज रात जब घर आओ तो मुझे खुशखबरी ही सुनाना। दादो ने कहते फ़ोन रख दिया, लेकिन ज़ावियार ने गहरी सांस भरते माथा मसला। कहाँ फंस गया था वो। हानम कब से धूप में खड़ी रिक्शा ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई मिल ही नहीं रहा था। अब उसका गुस्से से पारा हाई हो रहा था। आज का सारा दिन ही खराब है। पहले सुबह सुबह वो कंची आंखों वाला बिल्ला टकरा गया। सारी सुबह उसने मेरी बर्बाद कर दी। फिर उसी के कर्म से मैंने आज सलाखों की हवा भी खा ली, और अब जब इतना अच्छा मौका मिला है जॉब का, तो ये रिक्शा नहीं मिल रहा। हानम गुस्से से बुड़बुड़ाते बोल रही थी। एक एक करके प्रॉब्लम्स भेजा करे ना, सारी एक साथ भेजेंगे तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। मासूम सी लड़की हूँ, या अल्लाह, ये कंची आंखों वाले जैसे लोग मत भेजा करें मेरी लाइफ में। वो चिड़चिड़ी सी होकर बोल रही थी, जबकि उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। आओ मेरी जान, मैं छोड़ दूँ, कहाँ जाना है। एक बाइक पर आवारा लड़का उसके करीब आकर बाइक रोकते बोला। वो जो पहले इतनी तपी हुई थी अब मज़ीद उखड़ी थी। जहन्नुम में जा रही हूँ, चलिएगा मेरे साथ। हानम ने चीख कर गुस्से से जवाब दिया कि उसकी इतनी तेज़ आवाज़ पर वो लड़का डर कर पीछे हुआ। फिर आसपास देखने लगा, जहाँ लोग हानम की आवाज़ पर मुतवज्जो होने लगे थे। उसने बाइक घुमाते फ़ौरन स्पीड बढ़ा दी। हानम उसे घूरती सलवातें सुनाने लगी। इतने में रिक्शा नज़र आया एक, तो वो फ़ौरन उसे रोकती गुस्से से उसमें बैठ गई। कुछ ही देर में वो उस एड्रेस पर पहुंची। रिक्शे से उतरकर उसने किराया अदा किया और पीछे मुड़ी, जहां 4 मंजिला इमारत खड़ी थी। उसने गर्दन उठाते हैरानी से देखा और फिर दुआएं पढ़कर खुद पर फूंकते हुए अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही हानम की नज़र काउंटर पर बैठी लड़की पर पड़ी। एक सलीका था उस लड़की की ड्रेसिंग में। सर पर हिजाब किए वो बैठी थी और उसे आते देखकर मुस्कुराई थी। वेलकम मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। खुश आमदीद मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उसके मीठे लहजे पर हानम ने हैरानगी से उसे देखा, फिर खुद भी मुस्कुराई। उसकी हैरानगी की वजह ये थी क्योंकि अब तक वो जितनी भी जगहों पर गई थी, वहाँ एक तो लोग अपनी ड्रेसिंग इस तरह से किए हुए थे कि बंदा शर्म से नज़रें ना उठा पाए। दूसरा, उनका लहजा इतना मगरूर होता कि सामने वाला बात करने से पहले ही घबरा जाए। लेकिन ये यारम सुल्तान गौरी का ऑफिस था। यहाँ के रूल्स उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सेट किए गए थे। जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हानम ने अपने मिजाज के बरक्स तमीज़ से जवाब दिया। लेकिन मैम, इंटरव्यू की टाइमिंग्स ओवर हो चुकी हैं, आप प्लीज़ कल आइएगा। उस लड़की ने फिर से मुस्कुराते लहजे में जवाब दिया, तो हानम ने परेशानी से उसे देखा। लेकिन आप एक दफ़ा उनसे पूछ लें, मुझे सीमा आंटी ने भेजा है, उनके पास दादो ने, उनके आपके बॉस की दादो ने। उसके जवाब पर वो लड़की चेहरे पर कशमकश लिए उसे देखने लगी। ओके मैम, आप प्लीज़ 2 मिनट वेट करें, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। उस लड़की ने तरीके से जवाब देते ज़ावियार को इंटरकॉम किया। सर, यहाँ एक लड़की आई हैं इंटरव्यू के लिए। उनका कहना है उन्हें सीमा मैडम ने भेजा इंटरव्यू के लिए। जी सर, ओके सर। उस लड़की की ज़ावियार से बात हुई तो उसने फ़ोन रखते हानम को देखा। जी मैम, आप यहाँ से 4th फ्लोर पर जाएंगी, वहाँ 2 ऑफिस होंगे, आप राइट साइड के ऑफिस में तशरीफ़ ले जाएं। काउंटर पर बैठी लड़की ने हानम से कहा, तो वो मुस्कुराती हुई सरस बात में हिला गई। हालांकि उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ये जॉब उसे मिल जाए, यही उसकी दुआ थी।